Hello and welcome to Cinema, our little podcast on cinema, life and everything around it. मैं हूं आपका होस्ट श्रीराम और आज थोड़ा फिलोसॉफिकल फील कर रहा हूं क्योंकि आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है हिस्टोरिकल फिक्शन। यानी जब से इंसान ने लिखना शुरू किया है, चाहे वो कहानियां हो या किस्से हो, तब से वो अपने पास्ट के बारे में लिखता है और जब पास्ट के बारे में लिख ही रहा है तो उसमें फिक्शन ऐड ही कर देता है। और सिनेमा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, सिनेमा हैज ऑल्सो यूज्ड द सेम पाथ। और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है कि क्या सिनेमा और फिल्म मेकर्स को राइट है कि वो फिक्शनलाइज करें हिस्ट्री को, या फिर उन्हीं को अधिकार है क्योंकि वो हिस्ट्री को एक अलग तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पे बहस बहुत हो चुकी है क्योंकि जब से सिनेमा बन रहा है तब से हिस्टोरिकल फिक्शन और हिस्टोरिकल फिल्म बनती आ रही हैं। और इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं केयूर सेता, सिनेस्तान के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट और एक बड़े फिल्म फैन। तो केयूर, स्टार्टिंग में यू हैव जस्ट सीन द एम्पायर, डिज्नी हॉटस्टार पे निखिल अडवाणी की प्रोडक्शन है। काफी बड़ी स्केल पे सीरीज बनी है और काफी हिस्टोरिकल है, तो टेल मी अबाउट इट। हाँ, ये जो सीरीज है वो बाबर के ऊपर है कि किस तरह से उनकी शुरुआत हुई, टीनेजर थे तभी से उनको जिम्मेदारी दी गई अपने राज्य को संभालने की, और उसके बाद वो कैसे उन्होंने अलग अलग कॉन्कर किया, किस तरह वो बढ़ते गए अपने मिशन पे, और फिर किस तरह से हिंदुस्तान में आके सेटल हुए, इसके ऊपर पूरी सीरीज है और क्या क्या तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। ये राइट, तो सीरीज सिनेमैटिकली कैसी है? व्हाट्स द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द सीरीज? सिनेमेटिकली अगर देखा जाए तो विजुअली बहुत इसमें बढ़िया दिखाया है। मतलब जो विजुअल्स दिखाए हैं, चाहे वो महलों के या पैलेस के अंदर के हो या इवन मेकशिफ्ट टेंट्स के अंदर के भी जो विजुअल्स हो, वो सभी बहुत रिच है और वो बहुत ही आई प्लीजिंग जिसे कह सकते हैं वैसा है। और मुझे लगता है कि ये सीन्स अगर थिएटर में देखा होती ये सीरीज किसी तरह, तो उसका एक्सपीरियंस और भी बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप पे देख के ही इतनी इम्प्रेसिव लग रही है विजुअली। इट्स वन थिंग ना कि जब भी हिस्टोरिकल फिल्म बनती है, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे फिल्म बनती है, तो द वन थिंग दैट इज गारंटीड इज कि प्रोडक्शन डिजाइन हाई क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि लोग अभी गूगल और इंटरनेट में हर खामी ढूंढ लेते हैं जी। सो दैट हैज बिकम वन मेजर चैलेंज। लेकिन डू यू लाइक हिस्टोरिकल फिल्म्स दैट वे? या ऑफ कोर्स मुझे हिस्टोरिकल फिल्म्स पसंद है। मुझे बेसिकली ऐसी कोई भी फिल्म पसंद है जिसकी कहानी अच्छी हो, और हिस्टोरिकल फिल्म्स में एक थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि आपको ये थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब ये कैसे दिखाया होगा, किस तरह से दिखाया होगा, कितनी क्रिएटिव लिबर्टीज ली होगी और विजुअली कैसी होगी, क्या हमें उस दौर में लेके जाएगी ये फिल्म, उसमें सफल होगी क्या। तो ऐसी सब अलग अलग सवाल होते हैं हिस्टोरिकल देखने के पहले, इसलिए मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। राइट, लेकिन यहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हें फिल्म पसंद है अगर उसमें कहानी अच्छी, राइट? और जब हिस्ट्री की बात आती है तो देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन मेक अप, राइट? कि कहानी पूरी बनाई नहीं जा सकती है, बट फिल्म मेकर्स हैव ऑलवेज टेकन लिबर्टीज। फॉर इंस्टेंस, अब मैं इसी सब्जेक्ट पे पढ़ रहा था और देख रहा था, तो देयर आर टू कैटेगरीज, एक तो हिस्टोरिकल फिक्शन होता है और एक फिक्शनल हिस्ट्री होता है। अब हिस्टोरिकल फिक्शन का एग्जाम्पल देना है तो लगान इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। यानी वो समय हिस्टोरिकल है और वहां के फैक्ट्स हिस्टोरिकल है। फॉर इंस्टेंस, द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड हैव कंट्रोल ओवर मेजर पार्ट्स ऑफ लैंड। उनके लगान वसूलने के तरीके गलत थे, उनके लगान काफी हद से ज्यादा थे और लोग मर रहे थे क्योंकि अकाल वगैरह पड़ा था। ये सच है, लेकिन भुवन वो क्रिकेट मैच जो होता है वो सच नहीं है। तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। और दूसरा होता है फिक्शनल हिस्ट्री, यानी जहाँ के कैरेक्टर्स असल होते हैं लेकिन वो कैरेक्टर्स के साथ जो होता है वो पूरी बनावटी कहानी है। फॉर इंस्टेंस, मुगल आजम इज अ ग्रेट एग्जांपल, जोधा अकबर इज अ ग्रेट एग्जांपल, जहाँ पे कैरेक्टर्स असली है। अकबर असली है, सलीम असली है, सलीम और अकबर के बीच में जंग असली है, लेकिन वो जंग उस कारण से नहीं हुई है जिस कारण से फिल्म बनी है। तो बिल्कुल, व्हाट इज योर ओपिनियन एज एन ऑडियंस? क्योंकि मैं एक टाइम पे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगा मुगल आजम सच है, इट इज लाइक, मुझे भी यही लगा था मुझे। हाँ, बड़ा होने के बाद जब पता चलता है कि यार ये कहानी तो हुई नहीं है, तो इट्स इन अ वे डिसअपॉइंटिंग। बट डू यू थिंक दैट्स फेयर? मुझे लगता है कि ऐसे इतनी थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी लेने के लिए मंजूरी देनी चाहिए फिल्म मेकर्स को, क्योंकि हर एक फिल्म उनका अपना एक विजन होता है। और अगर वो उसमें ऑनेस्टली फिल्म स्टार्ट होने के पहले या प्रमोशंस के दरमियान ये कह दे कि भाई हमने इसमें फिक्शन यूज किया है, कुछ चीजें काल्पनिक है, हमने उसमें इस्तेमाल की है फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे मुझे याद है कि आशुतोष गोवारिकर ने जोधा अकबर के टाइम कहा था कि इसमें 80% फिक्शन है और 20% रियलिटी है।
तो मुझे लगता है इस तरह से अगर कोई कह दे तो मुझे लगता है कि हाँ फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी ये सब्जेक्टिव है कि कितने हद तक आप दिखा सकते हो। हर एक का लेवल अलग अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि भाई इतना दिखाया ठीक है, अब किसी और को लग सकता है कि भाई इतना दिखाना नहीं चाहिए, ये ज्यादा हो गया। तो ये मुझे लगता है डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और मुझे कुछ हद तक अगर ऐसे लिया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर खास करके अगर उसमें उन्होंने बता दिया हो कि भाई ये कुछ हमने इसमें फिक्शन इस्तेमाल किया है, तो उतने हद तक आई एम ओके। लेकिन आशुतोष गवारीकर का एग्जाम्पल दिया है तो आशुतोष गवारीकर की और एक बड़ी एग्जाम्पल है विच इज मोहनजोदारो। बुरी पिटी, और इसलिए पिटी क्योंकि पब्लिक वर पॉइंटिंग आउट फ्लॉज कि ये हो ही नहीं सकता, उस समय में ये नहीं था, ये नहीं था, हिस्टोरिकल फ्लॉज थी। हाँ, लेकिन वो है, वो फिक्शन वाला एलिमेंट वहां पे भी अप्लाई होता है ना, वहां पे अप्लाई होता है। मोहनजोदारो का मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये लगा कि उसमें मोहनजोदारो के टाइम में हमको फिल्म लेके नहीं जाती, हमको उस दौर में क्या क्या होता था वो दिखाया ही नहीं है ज्यादा फिल्म में। और जबकि हमारी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक होती थी उसके एक दो चैप्टर्स में उससे कहीं ज्यादा हमको दिखाया गया है मोहनजोदारो के बारे में। और जबकि इसमें मोहनजोदारो में उनका कंसंट्रेशन पता नहीं क्यों इस चीज पे था कि टिपिकल फिल्मी कहानी उनको कहनी थी कि हीरो के बाप को मारा जाता है, हीरो बड़ा होके फिर बदला लेता है, तो ये कहानी दिखाने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन वो जरा भी वर्क नहीं वो हुआ। तो फिल्म मेकर का क्रिएटिव लिबर्टी है ना, वो तुम कैसे रोक रहे हो। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये फिल्म में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि उसमें मोहनजोदारो का उसने कुछ दिखाया ही नहीं। हाँ, अगर उसने मोहनजोदारो के लाइफ का उस टाइम में हमको लेके गए होते और उसके साथ साथ ये टिपिकल हिंदी फिल्म की कहानी कही होती तो फिर भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिर्फ वो बदले वाले कहानी पे ही उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, इन माई ओपिनियन। राइट। मुझे एक और प्रॉब्लम हिस्टोरिकल फिल्म से है और हमेशा रहा है कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। आई मीन फिल्म मेकर जब ऐसी सब्जेक्ट बनाने की शुरुआत करता है या सोचता भी है तो he goes into a lot of research, right? He goes into a lot of research, goes into a lot of production, expenses वगैरह वगैरह वगैरह। और सिर्फ कुछ छोटे फैक्ट्स जो उससे छूट जाते हैं बिकॉज ही इज नॉट ए हिस्टोरियन, तो उसी की वजह से पूरी फिल्म पिटती है। सो इट बिकम्स अ बिग रिस्क। लेकिन डज द ऑडियंस हैव द राइट टू जज अ फिल्म ऑन दैट बेसिस, या हमें बैठ के देखना चाहिए कि फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, तरीका अच्छा है तो मे बी इट्स अ गुड फिल्म, और डू वी लुक एट द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ इट? वही मैंने कहा, इसमें अलग अलग इंसान की अलग अलग राय हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर समझो आपने ली है लिबर्टी और आपने ऑनेस्टली बता दिया है और उसके साथ साथ अगर एक अच्छी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग फिल्म देखने मिलती है तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट्स योर फेवरेट हिस्टोरिकल फिल्म बाय द वे? मुझे तो पता मेरा कौन सा है। हिस्टोरिकल देखा जाए तो मुगले आजम है मेरी वन ऑफ द फेवरेट हिस्टोरिकल फिल्म्स, और लगान भी है। ये दो है। इंटरेस्टिंग। हिस्टोरिकल से हम अक्सर वी थिंक ऑफ राजा महाराजा वाला फंडा ना, हम ये नहीं सोचते कि 10 साल पहले भी हिस्टोरिकल हो सकती है। आई मीन बायोपिक्स आर ऑल्सो इन अ वे हिस्ट्री, किसी इंसान की हिस्ट्री है, राइट? और और बायोपिक्स में भी सेम प्रॉब्लम होता है, वी ड्रामेटाइज इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू मेक इट पैलेटेबल फॉर द ऑडियंस, बराबर? तो दैट विल ऑलवेज बी द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन वी ऑल्सो लिव इन अ टाइम विच इज वेरी डिफिकल्ट। पहले ऐसा था कि जब फॉर इंस्टेंस शहीद बनी थी मनोज कुमार की, एंड यू ऑब्वियसली नो कि डायलॉग्स वहां पे बनाए हैं, भगत सिंह ने एग्जैक्टली वो कॉन्वर्सेशन नहीं किया होगा, एग्जैक्टली वो सिचुएशंस नहीं आए होंगे, लेकिन यू एक्सेप्ट इट। लेकिन अभी वी लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड वेयर पीपल गेट ऑफेंडेड, राइट? कि अगर यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन अ पर्सन, यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन अ कैरेक्टर, तो लोग सवाल उठाते भी हैं। तो हाउ डू यू डील विद दिस, और इज इट राइट? आई मीन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा रिएक्शन देते हैं और लोग कि उतना मैं राइट नहीं समझता इसे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा टूट पड़ते हैं। और वो फिर भी चलो कुछ हद तक मैं समझ सकता हूँ, सोशल मीडिया पे लोगों ने अपना गुस्सा निकाल दिया या बातचीत करते करते ये कर दिया या आर्टिकल्स लिख दिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं कि कहीं ना कहीं एफआईआर फाइल हो जाती है, कंप्लेंट फाइल हो जाती है, या कोई ऐसा वायलेंट ग्रुप होगा जो वायलेंस करेगा। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और ये एक बड़ा ये कहते हैं डिसएडवांटेज है आज के टाइम्स का जो मैं देखता हूँ। लेकिन मैं बताऊं मैं कैसे देख रहा हूँ केयूर, कि देयर इज, हम जो इंडिया में है, एटलीस्ट इन द एशियन वर्ल्ड, कल्चर ऑफ हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन स्पोकन डाउन। यहाँ पे रिटन डाउन का उतना फंडा नहीं रहा है, कहानियों की तरह ही गई है। तो रामायण फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज हिस्टोरिकल, देयर इज नो क्वेश्चन कि मिथोलॉजी है कि हिस्ट्री है, नहीं है, जी, राइट? एंड इट इज स्पोकन डाउन।
तो जब अकबर की बातें हैं, राणा संगा हो या राणा प्रताप हो या झांसी की रानी हो, ये कविताओं से, लोकगीत से बहते बहते आई जी हैं, हाँ। बराबर। सो फॉर देम दैट बिकम्स हिस्ट्री एंड इट बिकम्स पर्सनल, करेक्ट है। क्योंकि अगर मैं ये कहानी सुनते आ रहा हूँ और कोई ये कहानी दूसरे तरीके से बता रहा है और वो कहानी मुझे टोचती है, तो मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि ये गलत है, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं था। ये अक्सर हमें भी बताया गया, हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं था, तुम कहाँ से लेके आई, राइट। ये आता है। सो हाउ डू यू डील विद दिस? मैं ये कल्चरल प्रॉब्लम की तरह देखता हूँ, क्योंकि हमें उतना हिस्ट्री वैसे पढ़ाया नहीं गया कि हिस्ट्री इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हमें बस ये बताया कि ये हिस्ट्री है, ये तुम लिखो, 100 मार्क 20 मार्क का आंसर ये है, 20 मार्क का आंसर ये है, 20 मार्क का आंसर ये, सवाल नहीं पूछा जाता है। आई थिंक दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट। नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे तुमने अच्छे से पॉइंट आउट किया कि स्कूल्स में हमको हिस्ट्री उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये ऐसे हुआ था और इसको तुमको रट्टा मारना है और मार्क्स हासिल करने हैं। तो ये एक हिस्ट्री कहने का ट्रेडिशन अपने यहाँ पे है नहीं, वो सिर्फ स्कूल्स तक ही सीमित है, जो एक प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज नहीं बताई जाती कि हर एक आदमी को हिस्ट्री अपने तरह से इंटरप्रेट करने की आजादी होनी चाहिए। जो यहाँ इतना है कि मतलब मैंने तो ये चीज को, मतलब हिस्ट्री को अपने तरह से इंटरप्रेट करना होता है, ये मैंने इतने सालों में सुना भी नहीं था, छोटा था तभी या कॉलेज में। तो ये एक प्रॉब्लम तो है हमारे यहाँ पे। तो हाँ, ये मैं मानता हूँ। अब हम जब कल्चरल डिफरेंस की बात पे आई हैं, आई थिंक वी शुड लुक एट हाउ इंटरनेशनल फिल्म्स हैव आल्सो डेल्ट विद इट। एंड जी, क्योंकि तुम्हारे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम हॉलीवुड की पिक्चरें देखती नहीं। देखते नहीं हुए, कम देखता हूँ, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस, मुझे टाइम मिलता नहीं है ऐसा। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे इन हाउस वेस्टर्न हिस्ट्री एक्सपर्ट डैनियल पिंटो को कॉल किया जाए और पता लगाया कि व्हाट डज ही थिंक, हाउ इज इट बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। Daniel, do you like historical pieces of cinema? Do you like cinema where history and fiction combine? Yes, I do, because it transports one into a different era, and it's usually treat for the senses in terms of production design and. But what works better for you? I mean, if you talk of production design and story and transporting yourself into an era, does the fiction work better than the history part, or does the history part, do you want that reality to seep in? I think it goes hand in hand, because what people should realize is that cinematic medium and art in general doesn't lend itself well to the dry retelling of facts. Right. Because there are such things as a narrative structure and drama, which is very essential, and such a quality that you can't merely you have to there has to be a trade-off between facts and fiction. True, but there is this constant worry of I mean, cinema is the most powerful tool of propaganda ever. I mean, since World War II, which was the explosion of propagandist cinema in Western Europe and across the world in a way. I mean, the Germans realized this first, and then the Americans started on it, and you had the Russians take on it later on. So at some point of time, it becomes so powerful that what is remembered as history in a very internet and video world is the cinema. So doesn't that become dangerous? Well, all art has been used for propagandistic purposes. Like if you go back to ancient Egypt, one of the first battles recorded is the Battle of Kadesh, where Ramses II fought. And if you can go, once he won this battle, he commissioned this artwork which depicts the battle, and you can see him triumphing over his enemies. And the same thing in the Assyrian Empire, you can see the emperors strangling lions, in the form of sculptures. And so even in the Bayeux tapestry, right, which was after the battles of Hastings in 1066, it's almost like a comic strip. It depicts the victory of William the Conqueror over the Anglo-Saxons. So, and it is regarded as a work of art, and so this quality of
mass media being used as propaganda is as old as time, really. But we live in a very different world, Danny. It's like we are in the midst of cancel culture where it's a lot that goes on and everything has a sparks a reaction and a protest and things. So makers, artists are all very conscious of depicting the warts. Yeah. So most of what comes out is usually clean cut, shaved, and particularly in countries like India. It's not like Europe, which actually likes their protagonist flawed, right? Right. So that becomes a dangerous situation to make a historical film because then history is completely transformed. I suppose so. What we are seeing also is this very simplistic take on history, which does a disservice because it kind of reduces everyone into these caricatures of who that conform to our notions of good and evil, and human beings seldom conform to these patterns. Because I think people will embrace complexity if portrayed. If someone takes the effort to actually depict such characters on the screen, but everything has been politicized and everything has been polarized, so it's really impossible. Like I haven't seen Empire, but I know that the makers were getting quite a bit of blowback on social media. For a long time, my favorite, at least in the Western world, the favorite film of mine from Hollywood, historical, was Braveheart, Mel Gibson. And Braveheart is riddled with inaccuracies. I know, it was only after I grew up and started realizing what it is, I realized that there were a lot of things that were fictionalized and dramatized. But it's a good film, it's entertaining. It has its element of the hero, it has the romance hidden about, its sacrifice and all those elements. Yeah. So if you want to learn about William Wallace, if you want to learn about King Edward, you can. The thing is that you can always look it up and then acquaint yourself with the facts. So what you're saying is cinema acts more as a trigger rather than a lesson in history. It acts as a trigger to influence your curiosity. I think so, because I don't believe that it is the role of cinema to be to recall history 100%. I don't think it is something that because it's not even people way back in time didn't do it. Shakespeare didn't do it. Shakespeare wrote about the kings of England. Shakespeare wrote about Julius Caesar. I mean, he resorted to the same tricks that filmmakers do now. He amalgamated a lot of people together. That is a very good point, Daniel. Right. So his material wasn't. And the thing about history is that there are so apart from the names and dates, nothing's really written in stone because history is always subjected to revisionism. And it's not, it has negative connotations in the current political climate, but it happens under all governments and it happens constantly, always. It's a very constant. So you can't have in media, you can't have anachronisms. You can't have Right. So, जैसे तुमने सुना, Daniel is talking about history being subjective, and it has always been. कि there are filmmakers who will interpret a story in a one way, और फिर अगले जनरेशन के पीढ़ी उसी स्टोरी को अलग तरीके से बताते हैं. लेकिन this changes because history is closely connected to politics. कोई भी political ideology या कोई भी political discourse बिना history के समझाया नहीं जा सकता. और ऐसे टाइम पे जब फिल्म मेकर एक अलग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जैसे राइट नाउ इंडिया इज इन अ मेजॉरिटेरियन एनवायरनमेंट, दैट कैन नॉट बी आर्ग्यूड, और ऐसे टाइम पे व्हेन यू क्रिएट अ फिल्म और अ हिस्टोरिकल फिल्म व्हिच प्लेज टू मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट्स, तो इज दैट डेंजरस? लेकिन हाउ कैन यू स्टॉप इट, बिकॉज दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फिल्म मेकर. नहीं, हाँ वो तो है, डेंजरस है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ डेंजरस है. और जैसे तुमने कहा कि हम रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी मामला आ जाता है, तो वो तो सबके लिए होना चाहिए. तो मुझे लगता है इसमें लोगों को ही समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी तरफ क्या जबरदस्ती थोपा जा रहा है. तो ये सब समझ पब्लिक को होनी चाहिए, जो मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए इस वक्त. नहीं, लेकिन केयूर, isn't it also a part of the filmmaker's understanding कि उसे भी he or she also needs to gauge
कि एटमॉस्फेयर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, लेकिन while saying that we also understand कि यार सिनेमा सस्ती चीज नहीं है और इस पे काफी सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं. तो जी हाँ, how does a filmmaker balance that out? देखो ये फिल्म मेकर्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग फिल्म मेकर्स पे. और जैसे कहा तुमने कहा कि रिस्क बहुत है इसमें, पैसे बहुत जाते हैं, तो मुझे लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी है कि कुछ फिल्म मेकर है जो एक आइडियोलॉजी को लेके बैठे हैं और कुछ है जो दूसरी आइडियोलॉजी को लेके बैठे हैं. तो उसमें कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऐसा लगने लगता है कि वो हम पे एक उनका जो पॉलिटिकल व्यू है वो डालना चाहते हैं. तो मुझे लगता है वो एक प्रॉब्लम है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि पब्लिक को ही समझना चाहिए, पब्लिक को उतना इंटेलिजेंट होना चाहिए ये जानने के लिए कि ये क्या कह रहे हैं और ये इस तरह से हमें क्यों कहना चाहते हैं. ऐसे सवाल उठाने चाहिए मेरे हिसाब से. राइट, लेकिन पब्लिक कहाँ सवाल उठाएगा, क्योंकि डैनियल से वही बात कर रहा था, क्योंकि हर जनरेशन में एवरी क्रिएटिव आर्टिस्ट, एवरी राइटर, पेंटर जो भी है, दे हैव ऑलवेज गॉट पेट्रनाइजिंग. एज एन कोई राजा होता है, वो बोलता है कि तुम मेरे दरबार में गाओ, मैं इतने पैसे दूंगा, और ऑब्वियसली तू अगर दरबार में गाने वाला है तो राजा की तारीफ ही गाने वाला है, बराबर? बिल्कुल. एंड दैट हैज ऑलवेज बीन द केस एंड इट ट्रांसफॉर्म्स टू एवरी आर्ट फॉर्म. तो I don't think it is going to change. I think it will only change with like political or social scenarios. जैसे for instance, a great example was रंग दे बसंती. रंग दे बसंती एक तरह से historical events पे based था. Right? You had a lot of MiG crashes before रंग दे बसंती. You had a lot of corruption, drama happening before it. तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा used that and created a story. Now it is again historical fiction के category में आता है, जहाँ पे characters fictional है लेकिन situation बहुत relevant है और context बहुत historical. And it influenced the social change, क्योंकि उसके बाद we saw the Anna movement and all coming out and public participation and all increasing. It might not exactly be because of that film, लेकिन एक तरह से it was a connecting point, right? तो I think cinema will reflect what society is in a way, and in that way I don't think we can hold filmmakers कि भाई तो ऐसे फिल्में बना रहा है, ये biased है, हिस्ट्री चेंज कर रहा है, नहीं कह सकते ना, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट सोसाइटीज एटीट्यूड्स आर. हाँ, फिल्म मेकर्स को ये नहीं बता सकते, और सिर्फ फिल्म ही नहीं, मुझे लगता है कोई भी आर्ट होगा वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही होता है एट द एंड ऑफ द डे. तो इसलिए फिल्म मेकर्स को आप ये कह नहीं सकते. अल्टीमेटली सोसाइटी कैसी है वो ही आपको देखने मिलेगा अपने फिल्म्स में, अपने इवन फिक्शनल चीजों में भी आपको ज्यादातर यही देखने मिलता है कि समाज कैसा है इस वक्त, और उसका ही रिफ्लेक्शन देखा जाता है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स में ज्यादा. इंटरेस्टिंग. मुझे इसी बात से याद आया कि 83 इज ऑल्सो इन अ वे हिस्टोरिकल, नहीं? हाँ बिल्कुल. और हम बहुत टाइम से रुके हैं उसके लिए. इट माइट बी इंटरेस्टिंग हाउ दे इंटरप्रेट दैट. जी हाँ, इसलिए बहुत ऐसे कारण है जिसकी वजह से 83 को लेके मैं और तुम और बाकी बहुत लोग एक्साइटेड है ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि ये अलग तरह की हिस्टोरिकल है, क्योंकि इसमें ना कोई राजा महाराजा पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है, वहां पे एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वर्ल्ड लेवल पे जिसको दर्शाया गया है. तो ये एक बायोपिक भी नहीं कह सकते इसे. तो इसको लेके इसलिए काफी सारी एक्साइटमेंट है. अभी देखते कब देखने मिलती है ये. खैर फिलहाल वी रिमेन at the same point, which is history remains subjective, and cinema, as always, will remain contentious about that subject. Thank you and see you next time. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. अपने कमेंट cinestan.com के YouTube चैनल पर भी छोड़ सकते हैं. Keep listening till next time.